चंडीगढ़ में हरियाणा विजन 2047 को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अहम बैठक। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री कर रहे हैं चर्चा। आपातकाल की बरसी पर आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम। शाम 6 बजे पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिमाचल कांग्रेस में फिर दिखी अंदरूनी कलह। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने उठाए सवाल। बोले, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी मिली जो कांग्रेस की विचारधारा के हैं खिलाफ। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल टली। सरकार के साथ बैठक में बनी सहमति। चंबा में ढलौजी में शिक्षा व्यवस्था बदहाल। स्कूल की बिल्डिंग की हालत जर्जर, खतरे में बच्चों की जान। यमुनानगर में साइबर ठगी से हैरान कर देने वाला मामला। सिम बदलकर ठगों ने हड़पे 95 लाख रुपए। मुंबई से आरोपी हुआ गिरफ्तार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चल रही अहम बैठक के साथ। ये बैठक चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और वरिष्ठ मंत्रियों और वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर्स के साथ हो रही है। इस बैठक में साल 2047 को लेकर रोड मैप के लिए विस्तार से चर्चा की जा रही है। ये चर्चा अधिकारियों और मंत्रियों के साथ इसलिए हो रही है कि जो पहले 2047 को लेकर कार्यक्रम सुझाए गए थे उनको अमली जामा कैसे पहनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद अब अधिकारियों से ये राय मशवरा किया जा रहा है कि ये जो चीज़ें 2047 में हासिल करनी हैं उनको हासिल करने के लिए क्या रोड मैप अपनाया जा सकता है और इसको अमली जामा कैसे पहनाया जा सकता है। अंकित दुदानी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं चंडीगढ़ से। अंकित, इस बैठक में आज क्या विशेष मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है, अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही है? क्योंकि आमतौर पर जो पार्टी लेवल पे बातचीत होती है, जो घोषणाएं होती हैं, उनको अमली जामा पहनाने का काम कई बार रुक जाता है क्योंकि अधिकारी इसमें कुछ नियम कायदे बताकर या बजट की चीज़ें बताकर काफ़ी सारी चीज़ों को गिरा भी देते हैं। बिल्कुल, आज जो चर्चा हो रही है वो इसी चीज को लेकर हो रही है। उसमें 3 विषय हैं। एक तो सीएम अनाउंसमेंट का विषय है, जो सीएम अनाउंसमेंट करते हैं वो विषय है। एक बजट अनाउंसमेंट का है कि बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट की गई वो विषय है। तीसरा मैनिफेस्टो अनाउंसमेंट है कि मैनिफेस्टो में जो जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं, जो जो विषय डाले गए थे, तो मुख्य तौर पर तो इन 3 चीजों के ऊपर चर्चा हो रही है। और तीन चीजों में विभाग कौन से हैं, क्योंकि विभाग भी इसके अंदर चिन्हित किए गए हैं। एक हायर एजुकेशन है, एक स्कूल एजुकेशन है, एक टेक्निकल एजुकेशन है और एक अर्बन लोकल बॉडीज है। ऐसे 4 विभाग जो हैं उनकी सीएम अनाउंसमेंट जो है, जो मैनिफेस्टो अनाउंसमेंट जो है और बजट अनाउंसमेंट जो है, उनको लेकर के ये बैठक हो रही है। और उसके अंदर ये रणनीति बनाई जा रही है कि 2047 में किस तरह से विकसित भारत होगा, जब तो हरियाणा कैसे विकसित हरियाणा होगा, तो उसमें क्या भूमिका होगी। तो इन विभागों को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। अधिकारी उसके अंदर मौजूद हैं और काफी समय मुख्यमंत्री इस बैठक के अंदर लेते हैं। जब भी ये बैठक होती है तो पूरी चर्चा इस बैठक के अंदर की जाती है।
तो तभी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज बैठक लगभग 11 बजे शुरू हुई और लगभग 5 बजे तक यह बैठक चलने वाली है। तो पूरा मैराथन मंथन कह सकते हैं कि इस बैठक के अंदर होता है और योजनाओं को किस तरह से सिरे चढ़े और जो घोषणाएं की गई हैं वो कौन सी सिरे चढ़ चुकी हैं, कौन सी नहीं चढ़ी है तो कहां रुकावट है। तो इस तरह की सारी चर्चाएं की जाती है और रिव्यू करने के बाद अंकित आप बने रहे हमारे साथ। एक और खबर हम ले रहे हैं और ये खबर जो है आपातकाल की बरसी से जुड़ी है। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। ये घोषणा जब की गई उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। भारतीय जनता पार्टी देश भर में आज इस दिवस को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे और आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी करेंगे। ये लोकतंत्र सेनानी वो हैं जिन्होंने आपातकाल के दौरान जेल की हवा खाई, पुलिस के डंडे खाए और जो सरकार की नीतियां थी उनके खिलाफ आवाज बुलंद की। इसी के तहत आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर 6 बजे शाम को जाएंगे फरीदाबाद। वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने पहले ही इस आपातकाल के दिवस को भारतीय लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताया था। दोबारा से वापस चलते हैं अंकित के पास। अंकित, ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं 1975 की बात होती है, एक लंबा वक्फा चला गया है। इसके आयोजन के पीछे की रणनीति क्या है और इसको आम दर्शकों को हम कैसे समझाएं? भारतीय जनता पार्टी काला दिन बताती है, इतिहास का काला दिन बताती है और उसी को जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ना हो तब भी वो इस विषय को जिंदा रखना चाहते हैं कि वो इतिहास का काला दिन था और इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी और सब चीजों को तार तार कर दिया था, वो चाहे प्रेस पर पाबंदी लगाने की बात हो कि अगले दिन 26 जून को अखबार ही नहीं छपा था, काली शाही से कहीं ना कहीं अखबार के ऊपर सेंसर लगा दिया गया था, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के स्वयंसेवक थे, नेता थे, उनको जेल में डाल दिया गया था, जो कह सकेंगे कि जनसंघ के नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था उसको कुचलने का प्रयास हुआ था और उसको लेकर के ये पूरे जितने भी नेता थे उन सबको जेल में डाल दिया गया और मीसा के तहत जेल में डाला था। मीसा के तहत जब जेल में डाला था तो उसके लिए कोई सुनवाई और कोई अपील नहीं होती, तो उनको जेल में डाल दिया और लगभग 6-6, 7-7 महीने, साल भर उनको जेल में रहना पड़ा और जेल में रहने के दौरान उनको यातनाएं दी गई। जिस तरह से आज भी हमने एक उस समय के लोकतंत्र प्रहरी जिनको बोला गया उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमें 3 दिन तक 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया, कपड़े उतरवा करके उनको पीटा गया और बुरी तरह से कह सकते हैं कि यातनाएं दी गई। तो उसी यातनाओं को, जिनको यातनाएं मिली थी, जिनको जेल में जाना पड़ा, उनको आज सम्मान दिया जाएगा। 3 जगह कार्यक्रम हो रहा है। पंचकुला के अंदर खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहेंगे। अगर बात की जाए रोहतक की तो रोहतक के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को रहना था, किसी वजह से उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो अब गजेंद्र शेखावत वहां शिरकत करेंगे। वहीं अगर फरीदाबाद की बात करें तो वहां पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर दोनों वहां कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और उस दौरान जो भी लोग थे, हरियाणा से भी वो जो संख्या थी वो 300 से ज्यादा थी। पूरे देश भर की अगर बात करें तो हजारों में वो संख्या थी। तो उन सब लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करने का काम करेगी और उनको लोकतंत्र प्रहरी बताया जा रहा है और उनको सम्मानित जहां किया जाएगा वहीं संविधान की बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। आप आज दोनों खबरों पर नजर बना के रखें, दोनों ही विशेष खबर हैं। एक तरफ मंथन चल रहा है, मुख्यमंत्री इस वक्त मंथन कर रहे हैं कि 2047 में भारत को और हरियाणा को किस तरीके से विजय पथ की ओर ले जाया जाए, विकास पथ पे ले जाया जाए। और आज जो काला दिवस मना रही है भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी की इस सालगिरह पर, इस पर भी आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं तो हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और आइए अब रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी के तौर पर शासन कर रही है, लेकिन एक कलह जो लगातार कांग्रेस में देखने को मिलती है वो एक बार फिर उजागर हुई है। बात हम कर रहे हैं किन्नौर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निगम भंडारी की नियुक्ति को लेकर। ये नियुक्ति जो है कैबिनेट मिनिस्टर
राजस्व मंत्री जो हैं हिमाचल प्रदेश के जगत सिंह नेगी को पसंद नहीं आ रही है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई है और कहा है कि जिले की महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले लेते समय उनके साथ कोई राय मशवरा नहीं किया जाता और उन लोगों को आजकल कांग्रेस में जिम्मेदारी दे दी जाती है जिनका कांग्रेस की विचारधारा से दूर दूर तक संबंध नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी स्लीपर सेल के जरिए कांग्रेस में लोगों की एंट्री करवा रही है, जिससे आने वाले समय में कांग्रेस के अस्तित्व को ही खतरा हो सकता है। पी वाले कह रहे हैं कि बी टीम वाले थे, तो मैं जो कह रहा था वो उसकी पुष्टि इन्होंने कर दिया और इनकी चाल थी कि भाई बी टीम को जो है ए टीम में जोड़ा जाए, वो भी बात ये अपने मुख से कह रहे हैं। तो इसका मतलब हम जो कह रहे थे वो ठीक ही कह रहे थे। आपकी नाराजगी है सर, आपको पुश नहीं किया गया सर? तो संगठन में मैं भी जो है लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का झंडा थामे हूँ। करीब 40 वर्षों से ज़्यादा का समय हो रहा है। मैं 2 बार चुना हुआ जिला का अध्यक्ष रहा। ऐसे समय में जो है युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना किन्नौर में, जब किन्नौर में कोई आदमी तैयार नहीं होता था। बॉर्डर एरिया पे मेरे जो है स्वर्गीय पिताजी ज्ञान सिंह नेगी जी 2 बार के एमएलए रहे उस ज़माने में, जब पैदल जो है शिमला तक ज़्यादातर सफ़र पैदल आकर विधानसभा में आवाज़ उठानी पड़ती थी। उन्होंने जो है कांग्रेस की नींव रखी वहाँ पे और हमने इसको बढ़ा के आज कांग्रेस जो है बहुत बड़ा एक जनजातीय क्षेत्र में जो है कांग्रेस के झंडे के नीचे पार्टी उभर आई है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो लोग कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ दिखावते कुछ है, करते कुछ है, जो भीतरघात करते रहे, इतने सारे चुनाव हुए, कभी भी ये लोग जो है कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हुए। ये लोग जो है अपने गांव में साथ नहीं रहे। ये लोग जो है बीजेपी के लोगों के साथ अंदर खाते मिलकर कांग्रेस को कमज़ोर करते रहे। अगर आज उन लोगों को जो है नेतृत्व मिलता है तो ये कांग्रेस के लिए जो है एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं, एक किस्म से ये कहेंगे कि हार है अपने लिए। अब लग गया बड़ा। तो जगत सिंह नेगी इस वक्त अपनी ही सरकार पर, अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शामिल करवाया जा रहा है कांग्रेस में और इससे कांग्रेस को मजबूती नहीं बल्कि कमज़ोर होगी। मुकेश अग्निहोत्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका न्यूज़ 18 पर। ये जो खबर अभी हम देख रहे हैं इसमें जगत सिंह नेगी जी काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपसे तो हमने जो टिप्पणी लेनी थी, आपको मुबारकबाद भी देनी थी कि एचआरटीसी की जो हड़ताल है वो ख़त्म होगी, लेकिन पहले जगत सिंह जी पर बात करते हैं। क्यों नाराज़ हैं वो? नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या इशू है, ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ अभी। जी जी जी, चलिए हम खबर एचआरटीसी की पर बात करते हैं। काफ़ी टकराव देखने को मिल रहा था और ये जो टकराव है आपने सुलझा लिया देर रात। तो कौन कौन सी मांगे हैं जो मान ली गई हैं कर्मचारियों की, और एचआरटीसी की बसें अब हमें सड़क पर नज़र आएंगी सुरक्षित हाथों में और तजुर्बेकार ड्राइवर्स के जो हाथ हैं वो स्टीयरिंग पे होंगे। तो पूरा मामला कैसे सुलटा और क्या क्या बात हुई, और इन बातों के ज़रिए एम्प्लॉयज़ का जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं, जो मांग चल रही हैं, उनको कहाँ तक हम पूरा कर पाएंगे? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो एचआरटीसी है, ये अपने जीवन काल के 50 साल पूरे कर चुकी है जी। और हिमाचल प्रदेश के दूर दराज दुर्गम ट्राइबल इलाकों तक ये सेवाएं काम करती हैं। जहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं जाती वहाँ पे पथ परिवहन निगम की बसेस जाती हैं। तो हमारे कर्मचारियों का इसमें बहुत योगदान है और इसको हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये बात एक भ्रम सा फैलाया जा रहा था लगातार, जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार एचआरटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रही है या पेंशन नहीं दे रही है जी। तो जब हमारी सरकार प्रदेश में 11 दिसंबर 2022 को कायम हुई थी जी, और उस दिन से लेके टिल डेट आज तक हम ना तो तनख्वाह में डिफॉल्टर हैं किसी एक मंथ में, ना ही पेंशन में डिफॉल्टर हैं जी।
42 महीने जितने भी हुए हैं उतने महीने की हमने तनख्वाह दी है, उतने महीने की हमने पेंशन दी है जी। तो एक धारणा जो ऐसे राजनीतिक एजेंडे के तहत फैलाई जाती है कि एचआरटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, एचआरटीसी के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिली, तो एक बात तो ये स्पष्ट है कि तनख्वाह भी सबको मिली है, पेंशन भी सबको मिली है। मुकेश जी बीच में मैं आपको टोक रहा हूँ माफी के साथ। हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें यह है कि अभी तक 23 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो नाइट ओवर टाइम के पेंडिंग हैं, वो नहीं मिले हैं। 1.5 करोड़ के करीब जो वर्दी का देते हैं जो आप ड्राइवर्स कंडक्टर को, वो पेंडिंग चल रहे हैं, उनका निपटारा कब किया जाएगा? नहीं, मैं पहले आपको बताऊं ना कि दूसरा अहम मसला है महंगाई भत्ते का। जी। जितना प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल रहा है, वही भत्ता जो है एचआरटीसी के कर्मचारियों को मिल रहा है। तो महंगाई भत्ते में भी हम कहीं डिफॉल्टर नहीं है। थर्डली जो है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ओपीएस का ऐलान किया। अभी निगमों बोर्डों को ओपीएस नहीं मिली, लेकिन एचआरटीसी के कर्मचारियों को हम ओपीएस दे रहे हैं जी। और 11,000 कर्मचारी ओपीएस के दायरे में आ चुके हैं। तो इसलिए जो हमारी सरकार ने जिस तरीके से एचआरटीसी के कर्मचारियों को पे पेंशन देने की बात थी, महंगाई भत्ता देने की बात थी, या फिर ओपीएस देने की बात थी, वो सब पूरी की जी। अब सवाल ये है कि पहले एचआरटीसी के कुछ कर्मचारियों ने कहा कि हमें पहले फर्स्ट को जो है तनख्वाह मिलनी चाहिए, नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे। जी, जी। हमने गए, उनको पहली तारीख को पे मिल गई उनको, लेकिन कुछ दिन के बाद कह दिया कि अगर हमें जो है ये नाइट अलाउंस नहीं मिलता तो हम चक्का जाम करेंगे जी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जो है कुछ दिन के अंतराल में कोई नई मांग लेके जो है फिर से जो है ये कह के चक्का जाम करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ठीक नहीं है जितना कि सुनने को देखने को मिलता है। तो जो ये मांग कर रही है तो मुकेश जी जेन्युइन ही है ना कि पहली तारीख को सैलरी मिल जाए। मैं आपको बताऊं, पहले आप ये देखें जी कि हमने जो है किसी भी तरह जो है किसी भी रिसोर्स से हमारे जो डेथ कम ग्रेच्युटी बनती थी 225 करोड़ रुपया, वो हमने मुहैया करवाई। जो एरियर्स बनते थे 40 करोड़ रुपया, वो मुहैया करवाए। जो जिन लोगों को पेंशन लगनी थी वो उनको जो है 400-500 लोग थे, उन सबको पेंशन लगाई। तो कोई भी चीज में हम ऐसा डिफॉल्ट नहीं कर रहे थे कि कोई चक्का जाम तो कोई लास्ट रिजॉर्ट होता है जी। और फिर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का 2016 का फैसला आ गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो जो है हड़ताल पे नहीं जा सकते। और एचआरटीसी 5 लाख लोग रोज एचआरटीसी में सफर करते हैं जी। और इसका गठन ही प्रदेश के कर्मचारियों को सहूलियत देने के लिए किया है। तो इसलिए जो है जब एक बार स्ट्राइक हाई कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दी थी कि कोई भी अगर यहाँ पे स्ट्राइक होती है तो वो इलीगल होगी, तो कुछ सालों के बाद फिर से वो नौबत आ गई और वो भी उस समय आई जब हम सारी मांगे मान रहे हैं। इसलिए हमने जो है यहाँ पे एस्मा इन्वोक किया था कि बसें तो चलायमान रखनी है हमने, बसों से कोई तोड़-फोड़ ना करे, बसों से कोई छेड़छाड़ ना करे जी। और हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी कर ली थी कि हमने कहा कि ठीक है, अब प्रदेश में बहुत से लोग हैं जिनको हमने ट्रेन कर रखा है, पहले से ट्रेनिंग कर रखी है गाड़ियां चलाने की, हमने उन सबको रजिस्टर कर लिया कि भाई ये बस नहीं चलाना चाहते तो हम नए लोगों को बस से इसी से मिलता जुलता एक सवाल अब जहन में आ रहा है कि बहुत सारे जो कर्मचारी नेतागण थे उन लोगों की आपने ट्रांसफर कर दी थी, तो कहते मीटिंग में ये भी सहमति बनी है कि जो इस दौरान ट्रांसफर्स वगैरह की गई हैं वो वापस ले ली जाएंगी। तो जो लोग इस वक्त न्यूज़ 18 देख रहे होंगे ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मसले हैं ट्रांसफर वगैरह। ये फाइनेंशियल मसला सिर्फ ये है कि ये नाइट अलाउंस जो मांग रहे थे या मेडिकल रिम्बर्समेंट मांग रहे थे जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेडिकल रिम्बर्समेंट 20 करोड़ रुपए का हमने पहले जारी कर दिया था और 7 करोड़ जो है वो कर्मचारियों का है, 13 करोड़ पेंशनर्स का है।
वो आजकल में उनके खाते में भी पड़ गया होगा। पेंशन का जो 24 करोड़ रुपया पेंडिंग था वो भी हमने टाइमली डाल दिया था जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 60 महीने जो है नाइट अलाउंस नहीं दिया गया। हाँ। कोई नहीं, किसी ने मसला नहीं उठाया कि भाई 60 के 60 महीने आप सत्ता में रहे, आपने एक भी बार जो है अलाउंस नहीं दिया। ये जो बयान अगर आप पॉलिटिकल पर्सन के तौर पे देंगे तो सराहा जाएगा, लेकिन इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी को हटा दिया ना, क्योंकि कर्मचारी हिमाचल में श्रेष्ठ हैं, कर्मचारी ही सत्ता बदलते हैं, इसलिए आपको सत्ता में लेके आए। तो आप पे क्या हम ये यकीन कर सकते हैं कि जो वायदा आपने किया है 1 तारीख को सैलरी का जो मैसेज है मोबाइल की घंटी उसमें बज जाएगी, मैसेज आ जाएगा 1 तारीख को सैलरी मिल जाएगी? हम तो मुकेश जी 42 के 42 महीने की तनख्वाह देने वाले हैं, 42 के 42 महीने की पेंशन देने वाले हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल सही है। परिस्थितियां जो मर्जी रही हों, हम जो हैं प्रदेश के प्रति जवाबदेह जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करने वाले लोग हैं। तो ये तो मैंने आपको वैसे बताया कि जिन लोगों ने 60 महीने ओवर टाइम नहीं दिया वो जो है आज जो है बड़े बड़े लंबे बयान दे रहे हैं। जिन्होंने जो है जिन्होंने अब दूसरी मांग जो वो कर रहे थे कि जी हमें एरियर नहीं मिला, वो दिया किसने? नहीं, भाजपा ने नहीं दिया। हमने तो 150 करोड़ रुपया कर्ज लेके भी जो है देनदारियां चुकती की हैं। हमने जो है हमारे बस अड्डा कॉर्पोरेशन का जितना भी हमारे पास रिसोर्स, चलिए मुकेश जी, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं और मुझे पता है आप पूरी ईमानदारी से ये बातचीत कह रहे हैं, और अब HRTC वाला जो संकट था हड़ताल का वो टल गया, और हम चाहते हैं कि हमेशा हिमाचल खुशहाल रहे और आप जैसे नेता हिमाचल को आगे ले जाते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप न्यूज़ 18 पर जुड़े, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और अब बुलेटिन में आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लुधियाना, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल सरीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए देखते हैं भगवंत मान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुख्यमंत्री पेश कर सकता है ते आज मास्क वाली थ्योरी ते कौन बिलीव करेगा, उते विश्वास करेगा? दसा ना। फिर एक होर मॉरलिटी की गल करता कोई साडे सूबे का मुख्यमंत्री, सानू दर्द होता है। पंजाब बदनाम हो रहा है इस वेले, पूरे वर्ल्ड दे विच पंजाब दे मुख्यमंत्री दे उत्ते थू थू हो रही है। साडा मुख्यमंत्री, असीं पंजाबी हां, सानू सीने च दर्द होंदा है जो साडे पंजाब दे मूंह ते थुक्या जांदा वा। कि ऐसा निकम्मा मुख्यमंत्री सानू दिता गया कि असीं इन्ने निकम्मे हो गए सी कि इहो जिहे बंदे नूं असीं मुख्यमंत्री चुन लिया जो झूठ ते झूठ बोलदा। मन्ने तुसीं मस्करियां करदे सी स्टेज दे उत्ते, मन्ने तुसीं तमाशबीनी करदे सी स्टेज दे उत्ते, मन्ने तुसीं नौटंकी करदे सी स्टेज दे उत्ते, पर क्या हुण मुख्यमंत्री हुंदे भी ओही किरदार निभाना तुसीं? सीधा एक सिंपल गल सी कि जे इन्हां दा सीगा कि फेक है, जे मैनू पता होवे कि मेरी कोई वीडियो फेक हैगी है, मैं कहांगा जिहड़ी मर्जी ऑथराइज जिहड़ी हैगी है, वर्ल्ड नोन साडे कोल फोरेंसिक लैब्स हैगी ने, चंडीगढ़ हैगी है, हैदराबाद हैगी है, चेन्नई हैगी है, उत्थे टेस्ट क्यों भजदे ने? एक मुख्यमंत्री की कोई फेक वीडियो आई होवे और एडी गंभीर वीडियो आई होवे जो गुरु साहब का अपमान करते हुए दी आई होवे, उन्हें बेदबी करदी दी आई होवे। 8 महीने तो पंजाब सरकार ने या मुख्यमंत्री ने किसी रिनोन्ड फोरेंसिक लैब तो अज तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? एक वड्डा प्रश्न चिन्ह उन्होंने करैक्टर के उत्ते आंदा है, उन्हें इंटैग्रिटी दे आंदा है कि जे 100% तुसीं श्योर सीगे कि AI जनरेटेड फेक और मास्क हैगी है, अज तुहानूं लगदा पे कि उत्थे मास्क दी लीकां दिखांदे पे तुसीं कि भी इत्थे आखो ये लीक आ रही है जी, इत्थे आ मेरे हैगा जी, ते 8 महीने तो क्यों नहीं किसी ऑथेंटिकेटेड वर्ल्ड रिनोन्ड फोरेंसिक लैब तो रिपोर्ट लीती गई? आज जिहड़े लैबां एग्जिस्ट नहीं करदियां, फिर इन्हां दी रिपोर्ट लैण दी तुहानूं लोड़ क्यों पैगी? ये सारियां चीज़ां एक वड्डा प्रश्न चिन्ह जिहड़ा हैगा तुहाडी किरदार दे उत्ते,
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਥਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਨੋਨਡ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਸ ਤੋਂ ਇਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ